अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 जून 2025 सोमवार का दिन। प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे समड़याल के अंदर एक पीपी की जो सीट है वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ। इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीट रिटेन की है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हमायती हैं उनकी तरफ से भी कोई इतराज़ात उठाए जा रहे हैं इस इलेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपको पता है ऑलरेडी देयर आर एन आर्म्स, वो कहते हैं हमारे साथ हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं खेलने के लिए दिया जा रहा, उसके ऊपर बात करेंगे। बजट की आमद है, बजट के अंदर जो नॉनर्स हैं जो कि अपने आप उसमें लिस्ट के अंदर जिन्होंने नहीं शामिल किया हुआ उनके ऊपर क्या सख्ती होने जा रही है, वो कौन सी वो सहूलियात हैं जो हुकूमत प्रोवाइड करती है वो जो अब उनको नहीं मिलेंगे अगर वो फाइलर्स की लिस्ट में नहीं आते। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है। लेकिन सबसे पहली स्टोरी हमारी नाजरीन, जादू वो जो सर चढ़ के बोले वो, और जो जीत वो जो सारी दुनिया माने। पाकिस्तान की अस्करी सबकत जो कि हमने मार्का हक के जरिए सारी दुनिया के सामने साबित की। सारी दुनिया ने हमारी अस्करी सबकत को माना, हमारी मिलिट्री सुपरमेसी को माना, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स हों या हमारे हवाबाज हों, हमारे जांबाज पायलट्स हों, हमारी नेवी हो, हमारी जो तरबियत है, हमारा जो इक्विपमेंट है, हमने जिस अंदाज से उसको इस्तेमाल किया, उसकी एग्जीक्यूशन की, सारी दुनिया जो इस वक्त हैरान है। परेशान तो हैं कुछ लोग, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जिसकी जो मैशत टूटी फूटी है, अंदरूनी लड़ाइयों का शिकार है, मुल्क के अंदर इनके हालात अजीबो गरीब किस्म के रहते हैं, लेकिन ऐसा मुल्क जिसकी इकोनॉमी एक तरफ 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, मुल्क का दुनिया का सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से मुल्क है। मैं नाज़रीन इंडिया की बात कर रहा हूँ। दुनिया जहान के उनके पास मॉडर्न जो है वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन जब मुकाबला हुआ तो फिर सब ने देखा, सारी दुनिया ने देखा कि हमने किस अंदाज से ये मुकाबला लड़ा, और ना सिर्फ मुकाबला लड़ के फिर हमने बताया कि हम ये मुकाबला जीत चुके हुए हैं। अनिल चौहान भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस हैं जो कि मोस्ट ओहदा है विद इन इंडियन आर्म फोर्सेस। बजाते खुद जो है अपनी जुबानी अपनी हार को तस्लीम कर रहे हैं, उन्हीं की जुबानी नाज़रीन आपको सुनाते हैं। Incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. नाजरीन यकीन करें, मेरा दिल करता है बार बार ये शॉट जो है इंडियन जो है उनके चीफ ऑफ डिफेंस का सुना। वो कह रहे हैं कि जी आप ये सवाल ना पूछें कि कितने गिरे, ये पूछें कि वो गिरे क्यों। कमाल है। वैसे अच्छी बात है, आप हमें बता दें कि वो गिरे क्यों। जब गिर गए हैं तो फिर ये भी बता दें कि कितने गिरे हैं। इसमें कौन सी वो आपको रॉकेट साइंस है। आप शुरू दिन से वो कह रहे थे कि जी नहीं गिरे। अब उनके चीफ ऑफ डिफेंस, दोबारा से नाज़रीन दोहराता चलूँ, इंडियन आर्म फोर्सेस के अंदर ये सबसे बड़ा ओहदा है। चौहान साहब जिसको हेड कर रहे हैं वो अपनी जुबानी खुद मान रहे हैं। जाहिर है उनका ये कहना था। इसके ऊपर इंडियन जो अपोजिशन है इस वक्त कांग्रेस के पास मौजूद है। इंडियन कांग्रेस लीडर जो है उत्तम कुमार साहब हैं, वो सवालात उठा रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस की स्टेटमेंट के बाद। Today, an hour back, the Chief of Defence CDS, General Anil Chauhan, has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation. The fact that the fighter aircraft were down is something that Government of India should stop denying that. The whole country must realize that for some reason the Government of India were not upfront with whatever happened. The other thing that needs a reassessment by the Government of India is that most of the firing in this 4-day operation was done by the respective countries from within their international borders, and we'll still lose fighter aircraft. I think a serious reassessment of the technologies needs to be done. नाजरीन ये जो अंग्रेजी में बात की हमने, उसका उर्दू तर्जमा तो साथ साथ सुनाया है आपको, उसमें लिखा भी है हमने। वो सबसे अहम बात अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये कर रहे हैं कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक पाकिस्तान के जो तैयारे हैं वो इंडिया की एयर स्पेस के अंदर नहीं आए।
तो इसके बावजूद भी उन्होंने हमारे जो तैयारों को मार गिराया है। तो ये कैसे हो गया, ये क्यों कर हो गया, ये बड़ा एक आम सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर मजीद जो है तहकीक होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी को तमाम जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने रखनी चाहिए। नाजरीन, प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदुत्व RSS का जो जाहिर है उसका फॉलोअर है। अब वो वहां पे जो हिंदू मजहब है उसको वेपनाइज कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। बाबरी मस्जिद के वाक़े से लेके ऑनवर्ड वो मेरा बबंगे दोहल प्राइम मिनिस्टर मोदी ये कहता है कि ये मुल्क हिंदुओं के लिए है और ये उनकी पॉलिसी है RSS की और BJP की। अब अपने प्राइम मिनिस्टर को देख के उनके जो आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, वो किसी मंदिर में चले गए। मंदिर में जाके अब वो कोई दुआएं ले रहे हैं कि अगला मार्क होए तो साडा जेड़ा ना संदूर जेड़ा किसी अच्छे तरीके ना सानू लग जाए। आर्मी चीफ विजिट्स स्पिरिचुअल लीडर्स आश्रम इन यूनिफॉर्म रेजेस क्वेश्चन। पूरे इंडिया के अंदर जो है इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये आप देख लें तस्वीर नाजरीन, ये पहुंचे उनके आर्मी चीफ अपने एक उनके जो भी लीडर हैं वहां पे उनके पास। हसन, जो सबसे आम सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है उनके अंदर, इंडिया के अंदर भी ये सवाल पूछा जा रहा है, वो ये है कि इंडियन जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ जो पाकिस्तान है हम मानते हैं, हमारा ऑफिशियल मजहब है सारा कुछ। वहाँ पे वो ये कहते हैं कि हमारा मजहब से कोई लेना देना नहीं है, इंडियन एक सेकुलर स्टेट है और रियासत का स्टेट का मजहब के साथ कोई इस तरह का उसके अंदर अमल दखल नहीं। सो अब ये सारा मामला इतना तो मेरे ख्याल सुलह ही कर लो तो बेहतर है। तो हकीकत ये है कि हिंदुस्तान ने कभी भी दो कौमी नजरिए को तस्लीम नहीं किया दिल से, और हमारे यहाँ भी उनको बेसिकली हुआ क्या कि मुक्ति बानी की जो उन्होंने एक साजिश घड़ी उसमें उनको सक्सेस मिली 71 में। जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए तो उसके बाद उनको एक ये समझ आई कि ये तो सक्सेस मॉडल है और दो कौमी नज़रिए के ख़िलाफ़ जो है ये हमारी साजिश कामयाब हो रही है। तो फिर उसी की कंटिन्यूशन में उन्होंने जो फितना हिंदुस्तान है, ये जो लोग हैं ये उसी की कंटिन्यूशन है। ये उसके बाद ही 71 के बाद ही ये जो BLA वगैरह या जो अलहदगी पसंद बलोचों की तंजीमें बनी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो सिंध के अंदर आप देखिए कि उन्होंने एक साजिश जो है वो बीच डालने की कोशिश की और MQM नाम था, जो कि आज के MQM पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ये मुहब्बे वतन है, लेकिन उस जमाने के अभी देखिए ना जावेद लंगड़ा, अभी उसकी जो है वो मौत हुई है इंडिया के अंदर, ही वॉज हॉस्पिटलाइज देयर। और इन लोगों को पनाह कौन देता है? BLA के लीडर्स जो वहां पर जाते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, फिर इलाज कराने के लिए कहां जाते हैं? इंडिया के अंदर जाते हैं। तो ये वो नेक्सस है इंडिया का कि जो उसने कोशिश की, लेकिन यहां पर आकर फिर उसको नाकामी से वो दो चार हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद होगा कन्वेंशन सेंटर में जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने भी दो कौमी नजरिए की बात जो है वो दोबारा उन्होंने ब्लंटली की और ओपनली की। उसके बाद कितनी मिर्चें लगी इंडियन मीडिया को, अगर आपको याद हो, इंडियन मीडिया ने बार बार चलाया। तो एक्चुअल तो जो ये मामला चल रहा है ये बेसिकली हिंदू सुप्रीमेसी का है। और ये हिंदू सुप्रीमेसी के लिए आप देख लें कि इनकी जितनी भी नेटफ्लिक्स की सीरीज आ रही हैं, इनकी जितनी बॉलीवुड की मूवीज आ रही हैं, उसमें ये क्या करना चाह रहे हैं? ये पाकिस्तानी को बुरा बनाते हैं। और देखिए इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बांग्लादेश में भी जो साजिश कामयाब हुई थी, ऐसे ऐसे झूठ गढ़े, ऐसे ऐसे पाकिस्तानी अफवाज से मुतल्लिक उनको लोगों के माइंड्स को प्लूट किया कि वो काफी हद तक लोग ये समझे कि जनाब ये शायद पाकिस्तान ने वाकई जुल्म किया। लेकिन आज देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि शेख मुजीब की तस्वीर को जो इंडियन टका है, जो करेंसी है, बांग्लादेश का टका, बांग्लादेश का जो टका है, करेंसी से रिमूव कर दिया नाम, उसकी तस्वीरें हटा दी। तो ये पाकिस्तान की सक्सेस है और ये मार्का हक से पहले अल्लाह ताला ने ये दी। तो हिंदू सुप्रीमेसी के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, जो इनकी कोशिशें चल रही हैं, ये जलील हो रहे हैं। अब मेजर गोबर आरिया क्या बोलता है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। गोबर आरिया साहब कहते हैं कि हाँ आपने 6 नहीं, पाकिस्तान ने 16 जहाज गिरा दिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने कौन सा IMF के पास जाना है। इतने कमजर्फ हैं कि जो 2 पायलट आपके मरे हैं उनका नाम भी लेते। ऑन करें उनको भी तो ऑन करो ना। जो आपके मेन इन यूनिफॉर्म इन लाइन ऑफ ड्यूटी जिनकी मौत हुई है पाकिस्तान के हाथों, जो जहन्नम वासिल हुए हैं, क्या उनको भी तुम ऑन नहीं करते? बिल्कुल सही। ये है ज़र्फ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अस्करी महाज के ऊपर जो कामयाबी हासिल की वो तो सारी दुनिया ने देखी। आप
इंडिया को ये एक जोन था, वो एक ख्याल था, वो एक उसमें थे, गरूर में थे कि हम चूंकि बड़ा मुल्क हैं, बड़ी मार्केट हैं, दुनिया, सारी दुनिया को हमसे कारोबार करना है, लिहाजा जंग से पहले जब जंग होगी तो लोग हमारे साथ, दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी और सफारती महाज के ऊपर हम जो है लोगों को बताएंगे देखें हमने क्या किया और आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है तो सफारती महाज पे हमारे साथ खड़े हों। अब चूंकि सफारती महाज के ऊपर भी हमारा जो बयानिया था रियासत पाकिस्तान का, दुनिया ने उसको माना, उसको देखा, पढ़ा। आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आज मैं बता रहा हूँ, इस्लामाबाद के अंदर मेरी एक इंतहाई एक सीनियर फॉरेन डिप्लोमेट से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि जी क्या वजह है कि वर्ल्ड दुनिया क्यों नहीं इंडिया के साथ इस मामले के ऊपर खड़ी हो। उन्होंने कहा जी इंडिया हमें कुछ दिखाए तो सही, कुछ सबूत तो हमारे सामने रखे। वो बगैर ऐसे ही थोड़ा ही होता है कि आप नारा मार दें और हम उनके साथ खड़े हो जाएं, तो कोई उनके पल्ले है कोई नहीं है। यही सवाल उनके पवन खेरा साहब है, इंडियन कांग्रेस के लीडर हैं, वो उठाएं कि हम सफारती महाज के ऊपर भी मार खा रहे हैं। रशिया जो कि सबसे बड़ा हमारा सेलर है, जिसे हम वेपन से खरीदते रहे, वो भी हमारे साथ मौजूद नहीं। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की। $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से MI-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है कि रशिया आज पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ MOU साइन कर रहा है। चौधरी साहब, लगता है वो इस तरह के जो सो कॉल्ड बड़े लीडर बनते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे, इवेंचुअली वो ऐसी गलती कर गुजरते हैं कि फिर उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ज्यादा लोग जो हैं पॉलिटिक्स के ऊपर नजर रखने वाले इंटरनेशनली मीडिया, वो ये लिख रहा है, वो देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड वो पीक्ड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बस अब डाउनफॉल है। वो जितने मर्जी कपड़े बदल के जाए, जितना मर्जी संदूर लगाए, जितना मर्जी अपने आर्मी चीफ को किसी मंदिर में भिजवाए, अब उसका जो जी डाउनवर्ड स्लाइड है ये रुकने वाली नहीं। चौधरी साहब, जाहिर है बहुत बड़ी उनको सेटबैक हुई है ना। पाकिस्तान के हाथों ये जो लिमिटेड वार या अनलिमिटेड एक्शन था जो कि अनकॉल्ड फॉर था, मेरा पहले दिन से मौकफ है कि उनके पास जवाब ही कोई नहीं पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने का, और इंडिया को उससे कुछ हासिल नहीं होना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हुआ है, जलीलो ख्वार हो गए। और इनके अपने लोग ही सारे, आपने खुद सुनाए कि वो ही इनकी बातों पर एतबार नहीं करते। और ये 6 जहाज या 12 जहाज या एक जहाज की बात नहीं है, आपने उनको हैंड्स डाउन शिकस्त दी थी जिस तरह, और उसके वजह से सेम मॉर्निंग ये इन्होंने दे बैग्ड ऑफ अमेरिका कि पाकिस्तान और इंडिया की सीज फायर कराई जाए। और फिर इन्होंने ऑफिशियली 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम इसको पब्लिकली भी ऑन कर लिया कि जी हम अब जंग नहीं करना चाहते, पाकिस्तान भी ना करे तो। वो आपने पता ही है आपको। जी जी। तो लेकिन अब ये किस मिशन पर और किस किस्म का महाज गर्म करना चाहते हैं, मुझे अभी समझ नहीं लगती कि इनको ये नहीं पता कि चीन जो है उसने अपने क्लेम डाल दिए इनके इलाकों पर, और कश्मीर पहले ही एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। अभी आपने देखा है कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान के खिलाफ शिकस्त के बाद यूक्रेन जैसा मुल्क जो है उसने रूस के अंदर जाके बहुत सारे वैसे ही टैक्टिक्स इस्तेमाल करके रूस को काफ़ी परेशान किया हुआ है। अब उसके नतायज जो भी निकले, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे नए पावर यानी ग्रुप्स इमर्ज कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर बड़ा ग्रुप जो इमर्ज किया है वो अवामी जमहूरिया चीन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और रशियन फेडरेशन यानी रूस जो है, और ईरान और कई सारे, ये एक पूरे का पूरा एक नया नक्शा उभर रहा है। तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबलाइज
और इकोनॉमिकली डेवलप। बिल्कुल सही है। नाजरीन, पहले दिन से पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत होने के नाते, एक पुरअमन मुल्क होने के नाते हम ये कह रहे हैं कि भैया बात जो है नेगोशिएशन टेबल के ऊपर बात कर लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब उनको समझ नहीं आ रही। उन्होंने डेलीगेशन पूरी दुनिया के अंदर फैला दिए गए, ये देखें पाकिस्तान ने हमारे साथ ज्यादती की और पाकिस्तान के साथ हमने ये किया तो अब हमारे साथ खड़े हो जाए। प्रॉब्लम यह है उनकी बात कोई सुन नहीं रहा। अब जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो पहले दिन से बात कर रहे हैं कि ये दोनों मुल्क हैं, 1.5 अरब की आबादी है, कोई तजारत हो, कोई होश दे नाहन लवो, तुसी को कम करो यार, आपने लोगों को खाना शाना खिलाएं, आप क्या लड़ रहे हैं। और खासतौर पर जिम्मेदारी जो है इंडिया के ऊपर पहले दिन से आ रही है। तो पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है आज के दिन सुबह है, जाहिर आज दिन शुरू हो रहा है अमेरिका के अंदर। एक जो हमारा डेलीगेशन है पार्लियामेंट्री, उसको लीड कर रहे हैं फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी सरबराही में। और खबर है प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान से कुछ लोग आ रहे हैं, तो वो एक बार फिर अपना वही पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया को कि तजारत करें, लड़ाई नहीं करें। अगर अगली नेक्स्ट टाइम लड़ाई की तो फिर मैनू ना तुसी फोन करना। And representatives are coming in next week. We're very close to making a deal with India. If they were going to be at war with each other, I would not, and I let them. We're dealing with India. We're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. You know, normally they do it through bullets. We do it through trade. So I'm very proud of that. Nobody talks about it, but we had a potential war going on between Pakistan and India. And now if you look, they're doing fine. That was getting very bad. That was getting very nasty. They're both nuclear powers. दुनिया इस बात का एहसास कर रही है कि पाकिस्तान और इंडिया न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के ऊपर हैं, और पाकिस्तान बता भी रहा है कि यार हमारे कब जंग करेंगे तो फिर हम जवाब तो देंगे। ऐसा नहीं होता कि आप हमारे सेटल एरिया के अंदर ब्राह्मस मारे और हम कहेंगे हार ला लो। सो डू यू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वुड लिसन टू प्रेसिडेंट ट्रम्प्स दिस कॉल? क्योंकि अभी खबरें वो ये आ रही हैं कि जी हमने कुछ करना है पाकिस्तान के साथ। देखिए, उनका नैरेटिव इतने बुरे तरीके से पिटा है दुनिया के अंदर कि कोलंबिया जैसे मुल्क ने, कोलंबिया आपको पता ना, मतलब आप स्पेनिश स्पीकिंग लोग हैं, दुनिया का दूसरा कोना है, उन्होंने भी इंडियन मौक़िफ़ को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, बल्कि मज़म्मत की कि इंडिया ने जो पब्लिक में जाकर जो है अपनी जो है वो एग्रेशन की, और वहां पर जो है वो सिविलियन की जो है वो जानी नुकसान किया, इसको कंडेम किया। जब उनका डेलीगेशन जो है वो शशि थरूर साहब की मौजूदगी में वहां पर मौजूद था, तो जब इतने जलील हो रहे हैं, इतना जलील हो रहा है इंडियन डेलीगेशन, तो मेरे ख्याल के मुताबिक उनको ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो अननेसेसरी एक्सरसाइज है, और मजीद एक्सपोज करेगा इंडिया अपने आप को। और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया कि अपना वफ्द जो है वो अमेरिका भेजा, और बाकी यूरोप के मुल्क में वो जाकर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र भी बयान करेगा। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर हमने जो है वो मेन फोकस लेकर आना है, क्योंकि हमने इस इशू को, कश्मीर इशू इट्स नॉट अ बायलैटरल इशू, इट्स इंटरनेशनल इशू, इसको इंटरनेशनली हाईलाइट करना है। और अगेन जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी का है, जिसको इस अबेंस में रखा हुआ है इन्होंने, इंडिया ने अभी सस्पेंड किया हुआ है, उसके हवाले से पाकिस्तान अपना नुक्ता नजर जो है वो बयान करेगा और बताएगा कि ये भी इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, इसको यकतरफा तौर पर इंडिया खत्म नहीं कर सकता। विद डॉक्यूमेंट पाकिस्तान अपना केस बड़े जबरदस्त अंदाज में जो है ना वो प्रेजेंट कर सकता है। नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। गुज़िश्ता रोज एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ है PP 52, वहाँ पे जो है अरशद वड़ाई साहब पहले थे MPA, उनका इंतकाल हो गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट दी थी उनकी बेटी हिना अरशद वड़ाई साहिबा को, और उनके मुकाबले में PTI के हमायत याफ्ता फ़ाखर निशात गुमन साहब खड़े थे। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा साहब इलेक्शन के अंदर मौजूद थे। ये जो नंबर गेम है वो आपके सामने रखते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाई साहिबा को मिले 78,702, PTI के हमायत याफ्ता गुमन साहब को मिले हैं 39,018, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चीमा साहब को मिले हैं 6,832, तहरीक लब्बैक के शफात अली साहब को 4,851 मिले हैं, और टोटल जो टर्नआउट रहा है ये 44% रहा है, और हल्के में डाले गए वोटों की तादाद को 1,30,837, और जो मुस्तरद वोट हुए हैं वो 2,259। नाजरीन, ये नतीजा तो आ गया, इसके ऊपर आम पार्टीज की तरफ से एक मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। सवाल जिसके ऊपर मैं अपने पैनलिस्ट की राय जानूंगा वो ये है कि एक हल्का है, ज़िमनी इलेक्शन है, PP का हल्का है, प्रोविंशियल असेंबली का हल्का है,
उसको भी हम अगर उस अंदाज से नहीं करवा सके कि उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, क्या ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी है? क्या ये हमारे जो सियासतदान हैं वो रवायती उनकी ये आदत बन चुकी हुई है कि कोई भी इलेक्शन हो उसका नतीजा हमने नहीं मानना और हमने उसको मुतनाज़ा डिक्लेयर कर देना है? अब कौन क्या कह रहा है और इलेक्शन कमीशन इसके हवाले से उसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कुछ होना चाहिए, मैं अपने पैनल्स की राय जानूंगा आफ्टर द ब्रेक। समड़याल की आवाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये बयान आया है इस इलेक्शन के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, लेकिन नन अदर दैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी और जो जनरल सेक्रेटरी हैं हसन मुर्तज़ा साहब, सीनियर लीडर भी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो कुछ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है, धांधली हुई है। इलेक्शन के हवाले से कुछ चेहरे जो है वो बेनकाब हो रहे हैं। आज जिस बदमाशी का मुजाहरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये उन्हें ज़ेब नहीं देता। जिस तरीके से वो लोगों को ज़दोकोब कर रहे हैं, लोगों के साथ ज़बरदस्ती जो है वो की जा रही है। मित्रा वाली एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पे बड़ी ज्यादती कर रहे हैं लोगों के साथ। राजा परवेज अशरफ साहब सीनियर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो भी मौजूद थे समड़याल में, वो भी इस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। हमारे लोगों ने आकर सबूत के साथ जो है वो चीजें हमें पेश की। धांधली की गुंजाइश तो हो नहीं सकती ना जी। जो मेन मित्रा वाली एक जगह है कि वहां से हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया और उस पे कब्जा कर लिया गया और उसके बाद बंद कर दिया पोलिंग स्टेशन। यहाँ लोकल लोगों ने ये अगर किया है तो वो भी हुकूमत की जिम्मेदारी पे आता है। मैं तो ये कहता हूँ कि एक सीट के लिए क्यों हुकूमत धांधली करेगी? एक सीट के लिए हुकूमत क्यों धांधली करेगी? शेख वकास अकरम साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से सेम पेज पे सुनाई दे रहे हैं। हर पोलिंग स्टेशंस पे ये गुंडागर्दी और धांधली हुई है। हर जगह पे हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया है, पोलिंग स्टेशन से ठप्पे लगाए गए हैं, बैलेट स्टफिंग की गई है, लोगों को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल के उन पे तशद्दुद किया गया है, लोगों के सर फटे हैं, लोग जख्मी हैं। दूसरी तरफ जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उनके लीडरान मरियम औरंगजेब साहिबा सीनियर लीडर हैं, सीनियर मिनिस्टर भी हैं पंजाब की काबीना में, वो इस हवाले से अपनी पार्टी का मौक़िफ़ सामने रख रही हैं। जो तरक्की पिछले 1.5 साल में जिस पंजाब का ये बुरा हाल करके गए थे, लोगों ने उसी को देखकर वोट देना होता है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इलेक्शन कमीशन चले जाएं। इलेक्शन कमीशन जाके कह रहे हैं धांधली हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन का तर्जुमान आगे से कह रहे हैं जी ना सबूत दे के जा रहे हैं, ना कोई एविडेंस दे के जा रहे हैं, ना कोई बात कर रहे हैं। रोने से, चीखने से, पीटने से इलेक्शन के नताइज नहीं बदलते। अज़मा बुखारी साहिबा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान जो है मुस्लिम लीग नून पंजाब चैप्टर गवर्नमेंट की, वो क्या फरमा रही हैं कि दोनों पार्टी मिल गई हैं आपस में, वो पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बात कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा की खास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है और जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। ये इत्तफाक नहीं है। वो तमाम मेहनत जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस 1 साल सवा साल के अंदर की है, ये वो रिजल्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि एक जमात है, उसके साथ एक दूसरी भी मिल गई है छोटी सी, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। अब तो ना एक सेट पैटर्न है, हमें पता होता है। पहले कहेंगे हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल लें। अब ना हम बहुत बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है। कुछ नया करें, कुछ नया करें। क्या नया करें? मतलब ये मतलब चलो पीटीआई की तो समझ आती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी सारी क़यादत वहां पे पहुंची हुई थी। सदर मेरे ख्याल में आ गए हैं लाहौर में, शायद पता नहीं लाहौर में नहीं, सदर आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई है ओवर द वीकेंड। जी देखिए, धांधली जो होती है फिर वो छुपती नहीं है। डस्का का इलेक्शन आपको याद होगा, ज़्यादा दूर का हल्का नहीं था। जब रात की तारीकी में भी धांधली करने की कोशिश की गई तो नंगी धांधली थी तो पकड़ी गई। यहाँ पर धांधली, अगर इल्ज़ामात तो ज़रूर हैं, लेकिन धांधली अभी तक साबित करना या धांधली के शवाहिद देना जो है वो अभी तक बाकी है। रहा सवाल धांधली के जरिए आप फ़र्क डाल सकते हैं 2, 4, 5, 8 हज़ार वोटों का। ये जो फ़र्क है ये 30,000 प्लस का फ़र्क है। और
हमें तो कहा जाता था कि जनाब 90% वोट जो है वो पीटीआई की है, इतनी मकबूलियत, और बाकी तमाम जमातों की 10% है। तो यहाँ पर तो जनाब काम उल्टा निकल रहा है, तो गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो ज़्यादा नुकसान इनको तहरीक इंसाफ को हुआ वो नुकसान जो है वो मार्का हक के दौरान जिस किस्म के उनके लीडर्स ने बयानात दिए उसकी कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। सियालकोट बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान मोहब्बत वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान की अफवाज से प्यार करने वाले लोग हैं, और उनकी जो है वो सबसे ज़्यादा उनका प्यार जो है अफवाज के साथ है। उनसे मुतल्लिक जब टिकटॉकर्स के, उनके हमारे जाफ्ता यूट्यूबर्स ने, कि यहाँ तक के जो उनके सीनियर लीडर्स हैं पीटीआई के, जब उन्होंने जहर उगला तो फिर उसकी कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान से एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब वोट अगर आपको मिलेगा तो अगर आप अफवाज से मुतल्लिक जहर उगलेंगे तो उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी, जो करनी पड़ी है। बिल्कुल सही, आपने राय सुन ली हसन अयूब साहब की। नाज़रीन, समड़ियाल 52, वैसे मेरा गांव उसके साथ ही है, चौधरी साहब को पता है। अच्छा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब वो एक ईद के बाद ऑल आउट जा रहे हैं तहरीक की तरफ। वो प्लान कर रहे हैं कि जी उसमें जो खास पैगाम मैं देख रहा था, उन्होंने कहा जी जो कमजोर दिल हजरात है, वो नहीं कहते जो कमजोर दिल हजरात है ये फिल्म ना वेखना या ऐस मेले च ना आना, इतने जरा करतब औखे होने ने। सो मैं कायद का मैसेज ये है कि बाहर जो लोग तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो अभी थे पीछे हट जाएं, क्योंकि ये तहरीक जो है अब एक डिफरेंट मोड के अंदर जा रही है। पहले बैरिस्टर अली जफर साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। उन्होंने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आए। उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा, यहाँ से जेई से एज चेयरमैन मैं डील करूंगा, और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे हो। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, एक बड़ी तहरीक की शुनीद है, इनके लीडरान अंदर से जो पैगाम आया है कि भैया अगर दिल तगड़ा है तो सब पार्टी का हिस्सा रहो और दिल कमजोर है तो साइड थी हो जाओ। क्या देख रहे हैं आप ईद के बाद एक मोमेंटम बनता हुआ तहरीक इंसाफ वाले? कोई तहरीक, कोई जोरदार तहरीक लाने में कामयाब हो जाएंगे ऑन द रोड? ज़ाहिर है गर्मी भी तो है। चौधरी साहब, तो अभी आप ये बढ़ के मार रहे थे, तो जब ज़िमनी इलेक्शन में तो आधे इलेक्शन वोटर भी नहीं निकलते, तो वो आपने जो रिजल्ट दिया वो तो कई गुना ज्यादा पोलिंग हो गई है। कोई झूठ का कोई सर पैर होना चाहिए, जो मुंह में आए कहते रहें, करते रहें, तो आपको पता चल जाएगा कि पीटीआई की कितनी मकबूलियत है। जस्ट वेट। तहरीक के हवाले से मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, तहरीक का आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? और तहरीक को जब मर्जी चला सकते हैं। अच्छा, इस सारे मामले में इलेक्शन कमीशन का किरदार के हवाले से जो साहब का क्या बहुत अच्छा है, जितने उन्होंने इलेक्शन कराए 100% दुरुस्त। चलिए नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक दी जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो बजट है उसमें क्या चीज़ें शामिल होने जा रही हैं, क्या शराइत लगने जा रही हैं फाइलर्स, नॉन फाइलर्स के ऊपर ख़ास तौर पर, और ख़ास स्पेशल जो सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, उस हवाले से क्या हुकूमत कोई नई पैकेज के हवाले से, नए पैकेज के हवाले से सोच रही है ताकि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दोबारा से जो शुरू किया जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे एहसन मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, और इस शोबे के ऊपर हसन अयूब की भी काफ़ी अच्छी खासी नज़र है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिक साहब, आप लोगों ने क्या सिफारिशात दी हुई हैं और आवाम क्या उम्मीद रखें कि ये जो बजट है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए कोई नए इनकलाबी ऐलानात होंगे, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो पिछले 2-4 सालों में, 2-3 सालों के अंदर थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि आहिस्ता वो उस तरह अंदाज से आगे बढ़ नहीं रही, तो उसको वो थोड़ा सा एक पुश मिलेगा। मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया। और प्राइम मिनिस्टर ने ये जो टास्क फोर्स बनाई थी रियल एस्टेट और हाउसिंग पे, इसकी इंटेंट तो ये थी कि मुल्क की इकोनॉमी चले, वैल्यू एडिशन हो, लोगों को रोजगार मिले, हमारी जो इंडस्ट्रीज चोक हुई हुई हैं वो चले। बट हम लोगों ने तो जो सिफारिशात दी उसमें 2 मेन फैक्टर थे कि हमें एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम करनी है, और प्लस जो मटेरियल की कॉस्ट है कंस्ट्रक्शन की, उसकी कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इन दोनों को कम करना है। जब ये कम होंगी तो मुल्क में इकोनॉमी चलेगी।
तो बस उसमें एक अलमिया ये हुआ कि हमने तो ये सिफारिशात जमा करवाई, फाइनेंस मिनिस्टर वाज ऑन बोर्ड, हाउसिंग मिनिस्टर वाज ऑन बोर्ड, अली परवेज मलिक साहब ऑन बोर्ड, बट जनवरी फरवरी के बाद से क्वाइटनेस है, IMF है, और मैं ये समझता हूं कि जो चेयरमैन FPR साहब थे या उनकी टीम थी, वो IMF के सामने शायद प्रॉपरली केस प्लीड नहीं कर सके हमारा। तो बस अभी तो जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, आप जो खबरें दे रहे हैं मीडिया वाले, उसमें तो कोई इतनी मजे की अच्छी खबर नहीं आ रही। मेरे साथ हसन अयूब मौजूद हैं और नाज़रीन शेख निज़ामी भी हमारे साथ शामिल होंगे, इनसे बजट के हवाले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। हसन, मैं आप सवाल भी कर लीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चूंकि आप थोड़ा सा इस शोबे को करीब से देखते हैं, आपको क्या लग रहा है, कुछ एक्सपेक्टेड है? जो मलिक साहब ने बात की कि कुछ सिफारिशात तो अच्छी थी, हमने रिकमेंडेशन भी दी, लेकिन IMF की तरफ से कुछ अभी सख्ती है, खबर है आपके पास? मतलब आप ये समझ लें कि जो तौक़ुआत थी उतना तो नहीं, लेकिन आटे में नमक के बराबर जो है कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा। यही इतलात मिल रही हैं। जब तक ये चीज़ बजट सामने पेश नहीं होता, मैंने उस दिन जो है वो मलिक साहब को भी मालूम होगा कि मेरी उस दिन मुलाकात हुई चौधरी अब्दुल मजीद साहब, यहाँ पर काफ़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ जो कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, 17-18 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी। तो उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमें इशू ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन ओनरशिप तो लेना रियल एस्टेट को आकर, या कंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर इसके हक में बात करें, या फाइनेंस मिनिस्टर बात करें, या कॉमर्स मिनिस्टर इस पर बात करें, जो गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर को ओन तो करे कम अज़ कम। तो मुकम्मल खामोशी जैसे बता रहे हैं, वो खामोशी जो है ना वो कभी भी दुरुस्त नहीं होती। तो गवर्नमेंट जो है, हमें ठीक है टैक्सेस जाने हैं गवर्नमेंट के पास, हमें फ़र्क तब पड़ता है कि जब खामोशी होती है। तो ये खामोशी जो मलिक साहब ने जिक्र किया है, ये चुभती है, ये जो इन्वेस्टर को चुभती है, ये बायर को चुभती है, और ये इस मामले के अंदर पूरा जो सिस्टम है उसको नुकसान पहुंचाती है, कंस्ट्रक्शन को और रियल एस्टेट को। अच्छा शेख निज़ामी साहब, मैं मलिक साहब दोबारा आपके पास आता हूं। ये फाइलर्स और नॉन फाइलर्स का जो इशू है, इसके ऊपर भी आपके राय जानना चाहूंगा। चौधरी साहब, मीनवेल आपसे भी मैं आपके पास भी आता हूं। ये कुछ खबरें आ रही हैं कि नॉन फाइलर्स के लिए कुछ मजीद सख्ती की जा रही है आने वाला है, ये बजट के अंदर कुछ तजावीज़ हैं? जी बिल्कुल, इसमें जो कुछ इकदामात ये भी किए जा रहे हैं, जो कैश विड्रॉल है उसके ऊपर जो है टैक्स उसको बढ़ाया जाए, वो तकरीबन 0.6% है, इसको 1% या 1.2% तक किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है जो कैश पाकिस्तान में ट्रांजैक्शंस हैं उनकी हौसला शिकने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ये लिया जा रहा है कि आप पेट्रोल जो आप कैश पे ख़रीदेंगे वो आपको 2 से 3 रुपये महंगा मिलेगा। अगर आप उसको क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे या ATM से पे करेंगे तो उसकी जो है वो कॉस्ट कम होगी। इसी तरह जो इजाफी GST होगा वो 2%, जो बंदा कैश पे करेगा उसको 20% GST देने की तजवीज़ लाई जा रही है, जबकि आप अगर ATM से पे करेंगे तो वो 18% होगा। और जैसे फूड के ऊपर 5% है, कुछ आउटलेट्स के ऊपर जहाँ हुकूमत ने डिस्काउंट दिया हुआ है, ख़ासतौर पे होटलिंग इंडस्ट्री के ऊपर, वो 5% होगा, शायद उसको कुछ बढ़ाया जाए। लेकिन जहाँ जहाँ कैश के ऊपर आप पेमेंट्स करेंगे उनके ऊपर जो है इजाफी टैक्सेस होंगे। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा, ये फाइलर्स, ये क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर एक ये तासुर ये मिलता है कि हमारा जो कारोबारी तबका है बड़े लेवल के ऊपर या छोटे लेवल के ऊपर, वो इससे भागते हैं? वजह आपको क्या नजर आती है? आपने काफी करीब से रह के गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को भी देखा है। खावर भाई, सबसे पहले मैं हसन भाई को कहूंगा कि उन्होंने थोड़ा कसरे नफ्सी से कहा कि खामोशी चुभती है। खामोशी नहीं चुभती, असल में नालायकी चुभती है, और वो नालायकी मैं कोई गवर्नमेंट के पार्ट पे नहीं, FPR के पार्ट पे कहूंगा। शोएब निजामी साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी इस बात का अतराक है कि बेसिकली जो पॉलिसीज ड्राइव हो रही हैं वो मुल्क में इकोनॉमी चलाने के लिए नहीं है, मुल्क से इकोनॉमी को और रेवेन्यू को शायद भगाने की तैयारी की जा रही है। मतलब आप अगर एक मुल्क में कहेंगे नॉन फाइलर प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, और जो फाइलर है, अगर आप फाइलर हैं, आपके ऊपर भी कटगन लगा दी जाएगी कि आपने पहले FPR से अप्रूवल लेनी है, तो फिर आप ये कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और रियल एस्टेट के सेक्टर को बंद कर दें, ताकि लोगों को पता हो कि यार ये सेक्टर बंद हो गया है, सिर्फ वो आदमी प्लॉट खरीदे जिससे घर बनाना है, बाकी यहाँ पे और कोई काम नहीं चलेगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स, आप लोग क्यों, जो कारोबारी तबका, ये क्यों मतलब आ जाए उसमें, टैक्स नेट के अंदर क्यों नहीं आप लोग आते? मतलब बात ये है, ये टैक्स नेट में लाना चाहते ही नहीं है लोग। कैसे, मतलब आप मुझे बताएं, 7 करोड़ बैंक अकाउंट हैं, मतलब वो इनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। 5 करोड़ मोबाइल सिमें चल रही हैं जिससे टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो डाटा अवेलेबल नहीं है।
मतलब लोग बेसिकली एफबीआर को अपना मैकेनिज्म चेंज करने की जरूरत है, एफबीआर को अपनी साख चेंज करने की जरूरत है। जो उन्होंने बना दी है कि जो लोगों को नोटिस जाते हैं और उसके बाद जो बार्गेनिंग स्टार्ट होती है, ये बात है जब तक एक्चुअल बात जब तक ये जुल्म है कि आप देते हैं नोटिस भेजकर, फिर आप उनको जो है वो ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो ब्लैकमेलिंग है ये म्यूनिसिपैलिटीज में भी चल रही है, ये इवन के मतलब कैंट बोर्ड्स के अंदर चल रही है, ये हमारी जो है वो सीडीए के अंदर चल रही है। मतलब ये चीजें चलती हैं। मलिक साहब से मेरा बराह रास्त सवाल है, जी। जिधर 250 से 300 रजिस्ट्रियां पर डे होती थी, आज 12-14 क्यों हो रही हैं? और ये जो भट्ठा बिठाया है आपने प्रॉपर्टी सेक्टर का, डेवलपमेंट हो, कंस्ट्रक्शन हो, फलां हो, डमकान हो, उसके नतीजे में मुल्क से जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है और लोग 25,000 ज्यादा वहां उन्होंने दुबई में नई कंपनियां रजिस्टर करा ली है, तो कोई मतलब है आपको इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है या नहीं है? आपका जो मैकेनिज्म है वो तो इस तरफ लोगों को लेके जा रहा है कि भाई आपने पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी में मत इन्वेस्टमेंट करें, ना घर बनाएं, आपने जो भी कैपिटल अपना बाहर ले जाएं। इस मुल्क में इस सेक्टर को, हाउसिंग को लेके नहीं चलना जो 50 इंडस्ट्रियों को लेके चलता है। मुझे कल जो लार्ज ये स्टील के प्रोडक्शन यूनिट वाले हैं उनका फोन आया कि ऐसा ये जो स्टील की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, प्रोडक्शन बंद की हुई है हमने, ये पैकेज का क्या बनेगा? मैंने कहा जी जब कोई एफबीआर को ख्याल आएगा तो शायद कोई काम हो, वरना एफबीआर तो बिल्कुल इस साइड पे मुझे नहीं लगता कोई काम कर रहा है। चले नाज़रीन, आपने तजावीज़ सुन ली और चूंकि 10 को एक्सपेक्टेड है, उससे पहले हम रोजाना की बुनियाद के ऊपर इस तरह हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ जो है सेगमेंट